चलिए भाई साहब, सो लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम का जो चैप्टर हमारा था, टॉपिक हमारा था, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और उसमें भी अगर बात करें तो सबसे पहले वाला जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट जो था, तीसरा पॉइंट जो था, वो भी हमने डिस्कशन जो है वो कर लिया था। लेकिन अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपका आ रहा है, दैट इज द पॉइंट नंबर 4। ये बात करते हैं किसके बारे में? बाय द लैप्स ऑफ टाइम। कि सर, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि दोस्त को आपने दिए अपने पैसे, दोस्त से आपने कहा कि कब लौटाएगा, तो दोस्त ने आपसे कहा कि एक हफ्ते में पैसा वापस कर दूंगा, राइट। उस हफ्ते को जाके कई साल हो गए पर वो पैसा आपके पास में नहीं आया। जैसे आपने उससे पैसा मांगने की कोशिश करी तो दोस्त ने आपसे कहा, दोस्त से पैसा मांगता है, बदतमीज आदमी, बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती तेरे को? दे दूंगा बोले बाद में आराम से, कुछ टाइम पे बोले मेरी इनकम चालू होने वाली है, वगैरह वगैरह वगैरह, दे दूंगा बोले। ऐसा करते 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 इतने साल हो गए कि टाइम जो है वो हद से ज्यादा बीत चुका था। हद से ज्यादा मतलब यहाँ पे क्या है कि लॉ से ज्यादा बीत चुका था। मतलब सर, बकायदा एक आपका अलग से कानून है जिसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या नाम है? लिमिटेशन एक्ट। सर, ये जो एक्ट यहां पे बनाया गया था, इसको 1963 में पास किया गया था। 1963 से इस चीज को लॉन्च किया गया था। और उसमें यह कहा गया था कि देखिए भाई साहब, अगर आपका जो पैसा है या आपका जो भी नुकसान हुआ है, अगर सही में वो चीज आपके लिए मायने रखती थी, अगर सही मायने में आपका नुकसान हुआ था, तो आप उसके लिए एज सुन एज पॉसिबल एक्शन लेने की कोशिश जो है वो करेंगे। अगर सही में वो पैसा आपके लिए मैटर करता था, तो जब आपने उसको एक हफ्ते का टाइम दिया था, तो जैसे ही एक हफ्ता खत्म होता ना, आप उसके बाद में उससे मांगने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देते। एक हफ्ते के बाद में, 2 हफ्ते के बाद में, 1 महीने के बाद में, 1.5 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में आप वो पैसा जो उसको लेने के बारे में बात करते थे। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो अभी पॉइंट ऐसा है कि अगर आपने इतने साल तक उससे पैसा नहीं लिया, तो मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं था भाई साहब। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर उतने टाइम में आपने पैसा नहीं लिया, तो आप अभी भी उससे पैसा लेने की बात नहीं कर सकते हो, और उस पार्टी को सीधा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कि सॉरी भाई साहब, अब अगर आप पैसा नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गॉट इट? चलिए, तो लिमिटेशन एक्ट जो है lays down that a contract should be performed within a specified time period। एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो आपका होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए। अदरवाइज अगर उस टाइम पीरियड में नहीं किया तो बोले द कॉन्ट्रैक्ट शेल बी टर्मिनेटेड। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे टर्मिनेटेड मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ लोन, अगर बोले कोई लोन लिया जा रहा है या फिर कोई लोन दिया जा रहा है, अ लोन शुड बी पेड बैक विद इन 3 years। 3 साल कब से भाई साहब? जब से ड्यू हो चुका था। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज। सर, मान लीजिए कि करंट ईयर में ए नाम का जो बंदा है वो बी से क्या करता है? लोन लेता है। और ए ने क्या कहा बी को कि ये लोन का जो रिपेमेंट मैं आपको करूंगा ना, ये बोले मैं आपको 30 ईयर्स के बाद करूंगा। गॉट द पॉइंट? तो जो 3 साल का पीरियड होगा, ये 30 साल खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा, और उसके जब आपका पैसा रिपेमेंट लेने का टाइम आ चुका था, उसके बाद में 3 साल की बात जो है वो यहां पे सिंपली करी जा रही। ऐसा लिमिटेशन एक्ट जो है वो आपको कहता है। एंड इफ नॉट पेड बैक, द क्रेडिटर डज नॉट फाइल अ सूट विद इन दिस पीरियड फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, द डेप्ट बिकम्स टाइम बार्ड। अब बोले सॉरी सर, आपका जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। अब वक्त के हिसाब से 3 साल के बाद में आप इस पैसे को रिकवर करने के लिए क्या नहीं कर सकते? केस को फाइल करने की बात जो है वो बोले आप यहां पे नहीं कर सकते। एंड हेंस द अमाउंट इज इररिकवरेबल। भूल जाओ बोले अब इस पैसे को, आप अब सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? ठीक है साहब। अगेन, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म एट अ स्टिपुलेटेड टाइम, इट इज डिस्चार्ज्ड इफ इट इज नॉट परफॉर्म एट द सच स्टिपुलेटेड टाइम। द पार्टी नॉट इन फॉल्ट इन सच अ केस नीड नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। गॉट द पॉइंट? तो ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, अगर आप किसी से पैसा लेते हैं और 3 साल के टाइम पीरियड तक अगर वो पैसा वापस नहीं किया जाता है, कब से लिया था तब से नहीं, जब से रिपेबल हो चुका था तब से। अगर हफ्ते के बाद में रिपेबल था तो हफ्ते के बाद में 3 साल काउंट किए जाएंगे। अगर 1 साल के बाद में रिपेबल था तो 1 साल के बाद में उसको काउंट जो है वो किया जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है क्या? डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून ने बोला माफ करो, बोले जाने तो कोई बात नहीं, पार्टी से गलती हो गई, पर ये अगर परफॉर्म नहीं भी करता है तो इसको माफ किया। ठीक है, ये कब होगा भाई साहब? एक पॉइंट जो अपन पहले ही बात कर चुके हैं, बाय मर्जर।
इंफीरियर वाला जो राइट था वो आपके सुपीरियर वाले राइट में जाके मर्ज हो चुका है, तो लॉ कहता है कि भाई साहब आप मालिक को थोड़ी बोल सकते हो कि तुम रेंट पे करो। अगर कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका होगा तो उसके पास तो बड़ा अधिकार आ गया। जब उसके पास बड़ा अधिकार आ चुका है तो जो छोटे वाला उसका ऑब्लिगेशन था वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा भाई साहब। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। दूसरी बात, या फिर बाय अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन। ओ माय गॉड, आपने अपने आप से ही कोई ऑल्ट्रेशन कर लिया, सामने वाली पार्टी से आपने पूछा भी नहीं, या फिर उसकी अथॉरिटी थी ही नहीं आपको वो काम करने की, राइट? ध्यान से देखिएगा, unauthorized alteration of the terms of a written agreement where a party to a contract makes any material alteration in the contract without the consent of the other party can avoid the contract। ये ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक छोटा सा सदाबहार वाला एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों को देता हूं। क्या सर, ये जो आपको दिख रहा है ना स्पेस, दिस इज अ चेक। मान लीजिए यहां पे भाई साहब लिखा हुआ रहता है कि पे टू डैश 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 एन अमाउंट ऑफ वापस से डैश लिखा हुआ रहेगा यहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पे आपको बॉक्स दिया हुआ रहेगा। फिर उसके बाद में यहां पे आपका अकाउंट नंबर जो है वो एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ रहेगा आपका नाम, जैसे मेरा नाम प्रवीण चौधरी है तो PRAVNCHOUDHARY, ठीक है। आपसे मैंने कोई तो भी ट्रांजैक्शन किया था जिसके लिए मुझे आपको 1 लाख रुपया पे करना था। कितना पैसा पे करना था? 1 लाख रुपया जो है वो मुझे आपको पे करना था, राइट? तो मैंने आपको बकायदा क्या कर दिया, एक चेक जो है 1 लाख रुपए का चेक जो है वो मैंने आपको बनाकर दे दिया। और बाकायदा मैंने यहां पे लिखा कि एक काम करना है यार, ये जो पे टू वाला है ना, इसमें आप अपना नाम अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, या मैं यहां पे आपको लिख के दे देता हूं, मिस्टर आपको मैं ये पैसा दे रहा हूं। और वर्ड्स में मैंने यहां पे लिख के दे दिया कितना पैसा दिया जा रहा है, 1 लाख रुपीस, ठीक है। ऐसा मैंने यहां पे लिख दिया क्योंकि रुपीज जो है वो पहले से वहां पे लिखा हुआ रहता है चेक के अंदर, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग खुरापाती वाला दिमाग, खतरनाक वाला चलता है सर, बोले हैं बहुत खतरनाक वाला चलता है, बोले शातिर दिमाग है बोले अपना, ठीक है। आपने क्या किया, ये 1 के सामने में आपने 4 लगा दिया। 1 लाख रुपए का अमाउंट जो था उसे 41 lakhs का बना दिया, और सर समझ में भी नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ किया है करके, ठीक है। और सामने में आपने यहां पे क्या लिख दिया, 41 LAKH, और यहां पे लिखा हुआ है क्या, S। ये समझ में आया भाई साहब? तो आपने ये जो यहां 41 लिखा, क्या इसके लिए आपने मेरे से कंसेंट लिया क्या? नहीं साहब। वैसे देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये काइंड ऑफ एक आपका फ्रॉड हो गया, काइंड ऑफ एक आपकी फ्रॉडरी होगी, और ये चीज करना अलाउड होगा क्या? बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। या इसके अलावा एक मैं जेन्युइन वाली चीज भी लेके चलता हूं, ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये पैसा आपको मिल भी गया होगा तो इसे फ्रॉड करके लिया हुआ पैसा कहा जाएगा, और ये पैसा आपको वापस भी देना पड़ेगा, प्लस आपको जो पेनल्टी है वो लगेगी वो अलग, और जेल हो सकती है वो भी आपकी अलग। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। लेकिन सर एक सेकेंड ना, अपन यहां जेन्युइन चीजें जो हैं उसी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 लाख रुपया जो है वो देने के लिए मैंने आपको चेक दिया। बेसिकली आपका जो पैसा बनता था ना वो था 1,10,000 रुपया। कितना पैसा बनता था? 1,10,000 रुपए। मैंने सोचा 1 लाख मैं आपको अभी दे देता हूं, आज मैं आपको 1 लाख रुपए पे कर दूंगा, और कुछ टाइम के बाद में मैं आपको 10,000 पे कर दूंगा। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा था कि नहीं, प्रवीण सर से मुझे 1,10,000 रुपए आ जाने चाहिए थे। मैंने आज आपको बताया भी कि यार मैं आपको एक काम करता हूं, 1 लाख रुपए जो है वो आज दे देता हूं, और 1 हफ्ते के बाद में मैं आपको 10,000 रुपए जो है वो और दे दूंगा। आपने चेक ले लिया, मेरे मुंह पे आपने कुछ बोला नहीं, राइट। घर जाते जाते आपने सोचा यार प्रवीण सर के अकाउंट में 1 लाख रुपया, मतलब इतना पैसा तो होगा कि 10,000 रुपए जो है वो और विड्रॉ किए जा सके हैं। लेकिन प्रवीण सर के अकाउंट के अंदर या तो पैसा ही 1 लाख रुपए के आसपास था, और या फिर जो बाकी बचा हुआ पैसा था वो इस हिसाब से कि जो अकाउंट वगैरह में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है उसके हिसाब से। भाई साहब आपने अपना दिमाग लगाया, आपने क्या किया, यहां पे आपने लिख लिया 1,10,000 ओनली, 1,10,000 ओनली। और यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने इसको 0 की जगह पे 1 कर दिया।
ताकि वो क्या बन जाए, 1,10,000 बन जाए। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे ऑल्ट्रेशन हो गया? अगर यहां पे ये ऑल्ट्रेशन हो रहा है तो प्रवीण सर का सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर प्रवीण सर का सिग्नेचर नहीं है तो क्या ये अलाउड होगा? क्या आंसर इज नो सर। आंसर इज नो सर। मेरा बैंक आपको पैसा देने वाला नहीं है और वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि सर आपका तो 1 लाख का चेक था वो भी बाउंस हो गया। बोले माना कि वहां पे 10,000 रुपए मैंने लिख दिया होगा, मत देते 10,000 रुपए, 1 लाख तो भी दे दो। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने ऑल्ट्रेशन किया है, सॉरी सर, ये ऑल्ट्रेशन के हिसाब से आपको पेमेंट दिया नहीं जा सकता। या फिर दूसरा एग्जांपल और अपन यहां पे लेते हैं जो हमने कल के क्लास में देखा था। कल के क्लास में क्या था? रेंट एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। मेरे और मेरे मकान मालिक के बीच में बकायदा रेंट एग्रीमेंट बना, जिसके हिसाब से एग्रीमेंट में लिखा हुआ था 11,000 रुपया, जो कि मैं उनको पे करने वाला हूं। मेरे हिसाब से ये जो अमाउंट है ये प्रॉपर नहीं है। फोन पे मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा कि सर ये 11,000 रुपया बहुत गलत चार्ज कर रहे हो सर। 7,500 रुपए के आसपास, 7,200 रुपए के आसपास अगर आप बात करते हो तो आपका पैसा लेना जेन्युइन बनता है। लेकिन ये 11,000 रुपए, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत सही अमाउंट है करके। अंकल ने बोला हाँ ये ठीक बोल रहे हो, तो मैं कहा उसको चेंज कर दे क्या? अंकल ने कहा नहीं रुको देखते हैं, बताता हूं मैं आपको इसके बारे में, शाम तक मैं आपसे कंसल्ट करता हूं। लेकिन भाई साहब हमारे में पेशेंस नहीं है। हमने क्या किया? हमने कहा ठीक है अंकल तो हाँ ही बोलने वाले हैं, तो इसको मैं कट करके क्या कर देता हूं, 8,000 कर देता हूं। और यहां पे मेरा साइन आ गया, अंकल का सिग्नेचर नहीं है लेकिन मेरा सिग्नेचर आ चुका है। अब पॉइंट ऐसा है कि क्या अंकल ये अमाउंट को एक्सेप्ट करेंगे? क्या ये कंपलसरी है कि उनको ये अमाउंट को एक्सेप्ट करना है? आंसर इज नो सर। क्यों? क्योंकि यहां पे उनके कंसेंट से, उनके सिग्नेचर से ये अमाउंट क्या नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये बात को यहां पे ध्यान में रखिएगा। इसे कहा जाएगा अनऑथोराइज्ड ऑल्ट्रेशन, या फिर सामने वाली पार्टी से आपने पूछा ही नहीं और आपने क्या कर डाला, ऑल्ट्रेशन कर डाला। क्या ये चीज चलेगी? क्या सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ये वाली चीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, सी वाला पॉइंट आपका यहां पे आता है, दैट इज व्हाट, बाय इंसॉल्वेंसी। ओ माय गॉड, दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी जो है वो क्या हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गई सर। ये ध्यान से देखिएगा, व्हेन अ पर्सन इज एडजस्ड, एडजस्ट का मतलब यहां पे क्या है सर, कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये बंदा जो है ना, ये भाई साहब बन चुका है इंसॉल्वेंट। ठीक है, एडजस्ट इंसॉल्वेंट, ही इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम ऑल द लाइबिलिटीज और द डेट्स इनकर्ड प्रायर टू हिज एडजुडिकेशन। ये ध्यान रखिएगा ये हमेशा। सर ये इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है, तो ये भी ध्यान से सुनिए भाई साहब। जब बोले किसी इंसान के जो एसेट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं एज कंपेयर टू द लाइबिलिटीज, मतलब बाहर वालों को 100 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है, लेकिन घर में जो पैसा पड़ा है, घर में जो सोना चांदी पड़ा है, घर में जो या फिर मेरी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, कार की बात कर लो, क्या बोलेंगे इसको, घर की बात कर लो, और प्रॉपर्टीज वगैरह जो उनकी बात कर लो, सब कुछ मिला लिया। बोले सब कुछ मिला के जो पैसा है वो कितना आ रहा है, 80 करोड़ रुपया। तो ऐसे कि इसमें आप क्या करोगे, आप जाओगे कोर्ट के पास, कोर्ट को जाके आप बताओगे कि सर देखिए ऐसा है कि मैंने लोगों से पैसा जो है वो उधार लिया था और उधार लेके मैंने काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन वो काम के अंदर प्रॉपर्ली काम चला नहीं मेरा अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से लॉकडाउन वगैरह जो अनाउंस हुआ उसकी वजह से मेरा खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा होते गया और 20 करोड़ रुपए के मैं लॉस में चला गया हूं। और अभी जितने भी मेरे क्रेडिटर्स वगैरह हैं वो कह रहे कि पैसा दो। कहां से दूं सर, मेरे पास में है ही नहीं। मेरे जो सारे एसेट्स हैं वो मिला के भी लाइबिलिटीज का पे ऑफ नहीं हो सकता है, तो मैं पैसा कहां से दे दूंगा, राइट? तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बकायदा ये चेक करेगा, कोर्ट बकायदा इस बात की इंक्वायरी करेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास में शायद पैसा और भी था। मान लीजिए इसके पास में 50 करोड़ रुपया और था, जिसका उसने क्या किया, इंडिया के बाहर किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बोले एक काम करता हूं, मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता हूं और फिर मैं वहां पे आ जाऊंगा। पॉसिबल है। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को कोर्ट के पास ले जाके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाने की बात करी। कोर्ट ये चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने क्रेडिटर्स का पैसा खाने के लिए अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा रहे हो। पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, पूरा इंक्वायरी होगा, और उसके बाद में अगर कोर्ट को लगा कि भाई साहब ये बंदा सही में इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो ये जो प्रॉपर्टी रहेगी 80 करोड़ रुपए की, वो तो जब्त कर दी जाएगी, इसको मार्केट में बेचा जाएगा और क्रेडिटर्स का पैसा चुका दिया जाएगा।
लेकिन 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच के कितना पैसा चुकाया जा सकता है? मैक्सिमम 80 करोड़ रुपए। अभी भी अगर आप बात करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि 20 करोड़ रुपए की लायबिलिटी जो है वो अभी भी पड़ी है, माफ। क्यों? क्योंकि बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो जेन्युइनली इंसॉल्वेंट हुआ है तो उसको लायबिलिटी से क्या कर दिया जाएगा? रिलीफ दे दिया जाएगा। ही विल बी एडजस्ड व्हाट? एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। अगला पॉइंट आता है भाई साहब, बाय डेथ। ओ माय गॉड सर, बंदा अगर मर गया है, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर वो बंदे की डेथ हो चुकी है तो क्या उसके भूत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या? ये समझ में आया? लेकिन हां, इसमें ना एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कहते हैं भाई साहब? सर बोले ए नाम का एक बंदा था, ए नाम का एक बंदा था, और इस बंदे के पास में ना एक बोले घर था, घर खुद का एक घर होता है ना, वो घर था उसके पास में। मान लीजिए कुल मिला के 1500 स्क्वायर फीट का वो प्लॉट था, वहां पे उसका घर वगैरह बना हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा एक बंदा था जिसका नाम था बी। अच्छा, ए का अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसके पास में एक कार भी है, कार ऐसी होती ना, ठीक है, सेडान गाड़ी है इसके पास में। कौन सी गाड़ी है? सेडान गाड़ी है। सेडान मतलब जो थोड़ी लंबी वाली रहती है, वो वाली गाड़ी उसके पास में, ठीक है। एक घर है, गाड़ी है, बीवी है, बच्चे हैं, सुखी जिंदगी चल रही थी बंदे की, राइट। लेकिन इस ए नाम के बंदे ने क्या किया था, अपना कुछ काम करने के लिए बी नाम के बंदे से पैसा उधार पे लिया था। कितना लिया था? मान लीजिए 10 लाख रुपए। तो क्या सर उसने अपना घर और कार जो वो गिरवी रखे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, गिरवी कुछ नहीं रखा। ध्यान से सुनिएगा, गिरवी जो है वो कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पैसा जो है वो ले लिया था। बी जो है वो उसका फ्रेंड ही था, मान लीजिए। बिना कोई चीज को गिरवी रखे उसने वो पैसा ए नाम के बंदे को उधार पे दे दिया। लेकिन इसके पहले कि ए नाम का बंदा बी को इस उधार को चुकाता, ए नाम के बंदे की क्या हो गई? डेथ हो गई। अरे बाप रे बाप, गए। ए नाम का जो बंदा है वो भगवान को प्यारे हो गए भाई साहब, राइट। तो अब ऐसे केस में सवाल ये आता है, क्या ए से आप पैसा ले सकते हो? कैसे लेंगे सर? भूत थोड़ी होगा जो नीचे आएगा आके बोलेगा हाँ अरे तुम्हारे पैसा बाकी था, ये ले जाओ। तो क्या सर ये बी का मतलब सीधा नुकसान मान लिया जाएगा? अगर ऐसा होगा तो कोई इंसान किसी दूसरे पे भरोसा करके कभी पैसा देगा ही नहीं। अच्छा, एक बात और सवाल आता है क्या, कि ये जो ए नाम का बंदा था ना, इसकी वाइफ थी जिसका नाम था डब्ल्यू, इसका बेटा था जिसका नाम था एस। तो सवाल एक और पूछा गया कि क्या ए की जो प्रॉपर्टी है, सॉरी ए की जो लाइबिलिटी है, उसके लिए उसकी वाइफ और उसके बेटे को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्या? क्या उनसे पैसा लिया जाएगा क्या? तो ये ध्यान से सुनिएगा, नहीं सर, इनसे भी पैसा नहीं लिया जा सकता। सर क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी। कानून की नजरों में भले ही आप एक ही परिवार से जुड़े हुए होंगे, लेकिन आप कानून की नजरों में अलग अलग हैं। यह समझ में आए? इसलिए आपने कभी सुना होगा क्या, सो बोले किसी राज कुंद्रा ने कोई कांड कर दिया तो क्या उसके मम्मी पापा को भी जेल में डाल दिया गया क्या? आंसर इज नो सर, उनके बारे में बात ही नहीं करी जा रही है। सिर्फ नाम किसका आता है? उसी एक बंदे का नाम वहां पे आता है। या फिर कोई और कांड अगर हुआ होगा, विजय माल्या का अगर कांड हुआ तो क्या आपने उसके बेटे का नाम भी उसमें सुना क्या? आंसर इज नो सर। क्यों? अरे सर सेपरेट लीगल एंटिटी ना। तो सेम चीज यहां पे भी है। क्या एक ही लाइबिलिटीज के लिए उसकी वाइफ और उसके बेटे को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्या? क्या उनसे पैसा लिया जा सकता है? अगर आप एथिकली बात करोगे तो यस, बी नाम का बंदा एस के पास में आएगा, लेकिन क्या बी नाम का बंदा एस को कोर्ट में ले जा सकता है क्या, कि तुम्हारे पिताजी ने हमको पैसा नहीं दिया इसलिए तुम चलो कोर्ट में क्योंकि तुम पैसा वापस नहीं कर रहे? मैं क्यों करूं सर? मैंने आपसे पैसा नहीं लिया, मेरे पिताजी ने पैसा लिया होगा, आप उनसे ले लीजिए। लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बी की भी गलती नहीं है, राइट। तो बी को पैसा कहां से मिलेगा? अगर ए नाम के बंदे की ये प्रॉपर्टी है तो पहले इसमें से बी का पैसा चुकता किया जाएगा और उसके बाद में ही ये वाली चीज जो है इसका अधिकार इनके पास में आएगा। गॉट द पॉइंट? यानी कि बी
एस के ऊपर केस नहीं कर सकता है, उसकी वाइफ पे केस नहीं कर सकता, लेकिन हां वो इस बात के लिए केस जरूर कर सकता है कि ए नाम के बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसमें से मेरा 10 लाख रुपए मेरे को दिलवा दो, बाकी जो प्रॉपर्टी दे दो इनको, मेरे को क्या करना भाई साहब, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारा बाप तुम जानो, तुम्हारा बाप जाने, तुम्हारी प्रॉपर्टी जाने। ये समझ में आया क्या? ये कौन से केस में आ गया भाई साहब? ये आ गया आपका डेथ वाले केस में। क्या कहता है? सो बाय डेथ इन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग द पर्सनल स्किल्स और द एबिलिटी। अच्छा, डेथ में ये भी चीज अपन एक बार पढ़ी थी। क्या? अगर कोई बंदा डॉक्टर है, अगर कोई बंदा सिंगर है, अगर कोई बंदा आर्टिस्ट है, क्या है? आर्टिस्ट है, अगर कोई बंदा टीचर है, राइट? तो जब आपने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, एक डॉक्टर के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार मेरा ना हर्निया का प्रॉब्लम है, क्या तुम उसका ऑपरेशन कर दोगे? बोले हाँ कर दूंगा। लो, बोले एक काम करो, 50,000 रुपए मैं आपको एडवांस में पे कर रहा हूं, अगले हफ्ते में मेरे हर्निया का ऑपरेशन कर देना। बोले आप? बोले ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट? लेकिन इसके पहले की हर्निया के ऑपरेशन की डेट आती, डॉक्टर साहब चल बसे, तो क्या उसके बेटे को बोला जा सकता है कि तुम इलाज करके दो? बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको कैसे बोलेंगे भाई साहब? उसको कैसे बोलेंगे? बोल सकते कि ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये ध्यान से सुनिए, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें सामने वाले बंदे के पर्सनल स्किल या एबिलिटी का कोई काम था, तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे डिसमिस्ड मान लिया जाएगा। सॉरी सर, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है? लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट इसके अलावा कोई दूसरे वाला था, तो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द डिकीज्ड पर्सन पासेस ऑन टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिकीज्ड पर्सन। लेकिन यहां ध्यान से सुनिएगा, यहां लायबिलिटीज की बात अगर मैं करूं तो जो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर वो अपने जेब से पैसा नहीं देगा। अगर पिताजी की प्रॉपर्टी है जो कि मेरे पास में आ रही है, तो उस प्रॉपर्टी में से मैं आपका उधार चुकता कर दूंगा और बाकी पैसा जो है वो मेरे पास में रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, बाय द राइट्स एंड द लायबिलिटीज बिकमिंग वेस्टेड इन द सेम पर्सन। ये अपन ने पहले बात कर चुके हैं। वैसे तो क्या कल तक रेंट पे करना मेरा ऑब्लिगेशन था, लेकिन अब उसी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन चुका हूं, मतलब कोई भी अगर रेंट पे करेगा तो मेरे को करेगा क्योंकि मैं मालिक बन चुका हूं, राइट? यानी कि कल तक मेरे पास सिर्फ लायबिलिटी हुआ करती थी, लेकिन राइट भी मेरे पास ही आ चुका भाई साहब। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्रॉपर्टी मैंने परचेज कर लिया, तो जब मैं मालिक बन चुका हूं तो क्या मुझे उस पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करने की जरूरत है क्या? रेंट देने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो, राइट? Where the rights and the liabilities under a contract vest in the same person in other parties, the other parties are discharged. Example, when a bill gets into the hands of the acceptor, the other parties are discharged of their liabilities. मतलब सर बोले बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। सर क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। गॉट द पॉइंट? सर बोले ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इशू किया जाता है जिसको दिखाकर आप पैसा जो है वो ले सकते हो, जितने भी रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो बोले लिया जा सकता है। तो क्या बोलता है कि व्हेन अ बिल गेट्स इनटू द हैंड ऑफ एक्सेप्टर, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है उसके पास में अगर बिल आ जाता है, तो जो अदर पार्टीज होंगी दे विल बी डिस्चार्ज्ड ऑफ देयर लायबिलिटीज। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर ध्यान से देखिए, वापस से एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाता हूं। क्या? सर बोले एक बंदा है जिसका नाम है ए और एक बंदा है जिसका नाम है बी। बी नाम के बंदे ने क्या किया? ए नाम के बंदे को गुड्स दिए। क्या दिए? गुड्स दिए। और इसके बदले में ए ने कहा मेरे पास फिलहाल पैसा तो नहीं है, लेकिन एक काम करो मैं ना आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूं, ठीक है? मान लीजिए जो गुड्स आपके थे वो 10,000 रुपए के थे, तो इसने क्या किया? इसने दे दिया इसको बिल ऑफ एक्सचेंज और क्या कहा कि आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज 1 महीने के बाद में मेरे कैशियर के पास में लिख के जाना। वो बंदा इसके बदले में आपको क्या दे देगा? इसके बदले में आपको 10,000 रुपए जो है वो दे देगा। आपने क्या बोलेंगे मार्केट के हिसाब से ले लिया, बोले हाँ ठीक है सर दे दो, हालांकि आपको पैसा जो है वो आज ही चाहिए था, राइट? तो आपने क्या किया? आपने यही वाला जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो लेके गए किसी बैंक के पास में। किसके पास में लेके गए? बैंक के पास में आप लेके गए और बैंक से आपने क्या कहा कि क्या आप मुझे यहां पर 9,500 रुपीज दे दोगे क्या? मतलब 500 रुपए आप रख लेना, जब आपको 1 महीने के बाद मिलेंगे।
बैंक ने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब पॉइंट ऐसा है, क्या मैं कह सकता हूं कि जो आपका ये बैंक है, ये बैंक डायलेमा में कि यार मैं जब 1 महीने के बाद इसके पास लेके जाऊंगा, जब मैं 1 महीने के बाद इसके पास लेके जाऊंगा तो क्या ये पैसा देगा कि नहीं देगा। जब इस बंदे ने वो चीज को ले लिया, गॉट द पॉइंट, तो जो लाइबिलिटी रहेगी वो यहां पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? या फिर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको रेंट वाला दिया था वही आप यहां पे लेके चलिए। गॉट इट? चलिए फिर इसके बाद में अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, 6 वाला पॉइंट, डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ले भाई साहब, ये तो मतलब ऐसा कि छाती चौड़ी करके बोल रहा है मैं ना कर रहा परफॉर्मेंस। भाई साहब माना कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन मैं परफॉर्म ना कर रहा, राइट? तो इसे क्या कहेंगे कि भाई साहब ठीक है, नहीं परफॉर्म कर रहे हो मत करो, मेरे को मेरा कंपनसेशन दे दो। तुमको अगर मैंने कोई पैसा एडवांस दिया था तो वो मुझे वापस कर दो। तुम्हारे कारण मैंने कोई और खर्चा वगैरह किया था इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए जिससे मेरा नुकसान हो गया, मुझे वो वापस कर दो, मत करो परफॉर्म। ये समझ में आया? लेकिन सर यहां पे पॉइंट ऐसा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 टाइप का हो सकता है। पहला एक्चुअल वाला, दूसरा एंटीसिपेटरी वाला यानी कि एस्टिमेटेड वाला। सर एक्चुअल वाला क्या होता है ये ध्यान से सुनिएगा। एक शायद आपने मूवी देखी होगी, काफी साल पुरानी मूवी है लेकिन सभी लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो शायद अरिजीत सिंह के पहली मूवीज में से एक मूवी थी जिसमें बहुत रुलाया गया था। अपने करम के करदाए, दुनिया रोई थी उसमें, निब्बे और निब्बी जो है वो तो पता नहीं कितने सारे रोए थे, आज तक रोते हैं वही गाने सुन सुनकर हैं। तो भाई साहब लेकिन जो भी है वहां पे जो राहुल नाम का बंदा होता है, वहां पे जो राहुल नाम का बंदा होता है वो बहुत अच्छा सिंगर होता है, लेकिन सिंगर अच्छा होने के साथ साथ में बेवड़ा भी होता है भाई साहब। व्हाट द पॉइंट? एक कोई तो भी सिटी के अंदर कोई बंदा है जो कि मैं यहां पे नाम दे देता हूं स्पॉन्सरर, स्पेलिंग मिस्टेक अगर होगी तो माफ कर दीजिएगा, जज मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है? स्पॉन्सरर कोई तो भी एक बंदा है, उसने क्या किया, उसने राहुल नाम के सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि क्या तुम मेरे यहां पर आके गाना गाओगे क्या? बोले कब गाना है? बोले 25 जुलाई को गाना है, 25 जुलाई को तुमको गाना गाना है, अगले हफ्ते के, अगले हफ्ते में 25 जुलाई जब आएगी तब आके आपको क्या करना है, गाना गाना। गॉट द पॉइंट? अच्छा अब ये सिंगर जो है जिस टाइम पे बात करी जा रही है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 15 जुलाई को दोनों पार्टीज के बीच में क्या किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिसाइड क्या हुआ कि 25 जुलाई को आपको मेरे लिए परफॉर्म करना है। इसके लिए बोले मैं आपको क्या करूंगा, मान लीजिए इसने कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए जो है वो बोले यहां पे कर दूंगा। कितना पैसा पे करेगा? 10 लाख रुपए। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। और उसमें से ये बंदे ने क्या किया, ऑलरेडी 5 लाख रुपए पे कर दिया है एडवांस के तौर पे, और बाकी जो बोले आपका पैसा रहेगा ये परफॉर्म आप कर दीजिए, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, आपको पेमेंट कर दूंगा। इंडिया है भाई साहब, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है? जो भी, तो सिंगर जो है 25 तारीख को पहुंच गया है उस सिटी के अंदर जहां पे उसको क्या करना था, परफॉर्म करना था, लेकिन हाथ में भाई साहब की बोतल थी, हैं? बोतल से एक घूंट पी, फिर उसको फेंका, और फेंक के भाई साहब स्टेज पे चढ़ गए, और चढ़ने के बाद में लग गए गाना गाने, आपने काराम के कार दो वगैरह वगैरह। सामने से कोई और दूसरा बेचारा स्ट्रगलिंग वाला सिंगर था, उसने 2-4 गाली मारी कि कितना घटिया गाता है, ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमका है, लड़ाई हो गई, दारू पी के भाई साहब निकल लिए। ओ मेरे भाई क्या काम कर रहे हो ये? स्पॉन्सरर बोल रहा है कि लोगों से मैं यहां टिकट के पैसे ले चुका हूं, लोगों से मैं यहां पैसा रेज कर चुका हूं। कितना पैसा रेज किया? मान लीजिए कुल मिला के 50 लाख रुपया जो है वो बोले मैंने रेज कर लिया। गॉट द पॉइंट? अब अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो क्या मैं कह सकता हूं कि जनता का ये पैसा वापस करो, पैसा वापस दो? ये सुनो, कितना पैसा वापस देना पड़ेगा? पूरा का पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा साहब।
पूरा का पूरा 50 लाख रुपया जो आपका होगा वो क्या करना पड़ेगा, वो बोले आपको वापस करना पड़ेगा। ये समझ में आया? बोले हाँ सही, ये पॉइंट समझ में आया। और दूसरी बात ये कि जो 5 लाख रुपए यहां दे दिया उसका क्या, वो भी तो वापस लेना पड़ेगा ना सामने वाले से। अब ये होगा भाई साहब आपका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब क्या हुआ कि जिस दिन, जिस समय, जिस जगह पर आपको परफॉर्म करना था आपने परफॉर्मेंस दिया ही नहीं। देयर वॉज नो एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस हुआ ही नहीं, मतलब आपने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, बस भाई साहब 25 तारीख वॉज द डेट जहां पे आप परफॉर्म कर सकते थे, अब इसके बाद में आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आपने ब्रीच कर दिया है, मुझे 50 लाख रुपए ये, 5 लाख रुपए ये वाले, और बाकी इसके अलावा जो भी मेरा और नुकसान हुआ होगा, कुल मिला के मेरा अमाउंट जो है वो आता है 70 लाख रुपए का, ये आप मुझे पे करो। अगर नहीं किया तो कोर्ट में लेके जाऊंगा। बोले भाई साहब सीधा कोर्ट में लेके जाऊंगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है। दूसरा, वापस से ये एग्जांपल की बात करते हैं। 15 जुलाई को दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ कि आप ये परफॉर्मेंस जो है वो करने वाले हैं 15 जुलाई को, ठीक है? बोले हाँ एकदम बढ़िया। 15 जुलाई को बंदा सादा बुद्धा बैठा था, मतलब उसको देख के ये समझ में नहीं आ रहा कि बंदा दारू पीने वाला है, ऐसा है, वैसा है, बेवड़ा है, या एज द केस में भी। लेकिन बाय एनी चांस 25 जुलाई को मॉर्निंग के टाइम, परफॉर्मेंस शाम को थी, बट 25 जुलाई को मॉर्निंग के टाइम पे देखा जा रहा है कि राहुल जो है पूरे नशे में धुत, खतरनाक तरीके से दारू पी के भाई साहब क्या है एकदम पड़े हुए। तो ऐसे केस में स्पॉन्सरर को पहले ही समझ में आ गया ये भाई साहब गा ही नहीं सकते, कैसे गाएगा ये बंदा। इसको मैं बोल रहा हूं तुम अपना नाम बता दो, राहुल, आयुषी, आरोही, है तो सही, क्या नाम है मैं भूल गया, मेरी पहली गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, दूसरी का नाम क्या है, यू आर माई गर्लफ्रेंड, आई एम योर गर्लफ्रेंड, ऐसी बातें कर रहे हैं। या क्या गाएंगा बोले वो बंदा, पहले से एंटिसिपेट हो चुका, परफॉर्मेंस करने के पहले ही एंटिसिपेट हो चुका है कि ये बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये समझ में आया क्या भाई साहब? तो ये आ जाएगा आपका डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। If one of the two parties of a contract breaks the obligation or show by his conduct or the words his unwillingness to perform the obligation, ठीक है, which the contract imposes, a new obligation arises, that is a right of action conferred upon the party injured by the breach। नुकसान हो गया मेरा, मुझे क्या चाहिए, मेरा कंपनसेशन चाहिए। द राइट ऑफ एक्शन बाय द इंजर्ड पार्टी कंसिस्ट इन, पहला वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मानेगा और आपके ऊपर केस कर सकता है फॉर द ब्रीच ऑफ पार्टी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को बाइंडिंग भी कर सकता है। वो बोलेगा नहीं भाई साहब परफॉर्म तो मैं करवा के रहूंगा, चलो ठीक है, आज तुम पी के थे, तुम्हारी आरोही जो है वो कहीं किसी और के साथ में जाके मौज मस्तियां कर रही थी, आपको बुरा लगा ये वाली चीज का, आज आपने पी लिया, कोई बात नहीं, कल संडे है, कल परफॉर्म करते, ठीक है, वो उसके ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भाई साहब आपके ऊपर, आपके पास में ऑप्शन है कि आप चाहो तो इसको वाइड करके चल लो और चाहे तो आप इसको वैलिड करके चलो। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। Treating the contract as still binding if the time for the performance has not yet arrived and compelling the other party to perform his part when the time for it comes। ये भी आप कर सकते हो, बाद में भी परफॉर्म करने बोल सकते हो, पहले भी आप उसको परफॉर्म करने बोल सकते हो, जैसा आपको सही लगे। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। चलिए फिर इसके बाद में एक छोटा सा पार्ट जो है वो यहां पे आता है जिसका नाम क्या है, सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सर सब्सिक्वेंट मतलब आगे चल के, लेटर ऑन, ठीक है। इसे ही आप एक नाम और भी दे सकते हैं, सुपरवेनिंग, मतलब पहले हमको लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट को अपन अच्छे से निभा सकते हैं, लेकिन बाद में जाके कोई सुपीरियर पावर्स की वजह से जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। गॉट द पॉइंट? तो ये ध्यान से सुनिएगा। सो बोले अगर अपन बात करते हैं इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, वो भी ऐसे वाली जिसको कि जो कि बाद में आती, विच अराइजेस सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब ये पॉसिबल था कि ऐसा काम हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बना लेने के बाद में ऐसा हुआ कि सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसे कहते हैं सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सेक्शन नंबर 56 जो है वो एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है दैट अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट which after the contract is made become impossible or by reason
और बाय रीजन और सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट बिकम्स वाइड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं भाई साहब, तो ज्यादा इस पे माथापच्ची करने का मतलब नहीं आता है। किसी भी कारण से अगर आज वो चीज वैलिड थी, लेकिन आगे चल के अगर वो या तो अनलॉफुल हो चुकी है और या फिर वो इम्पॉसिबल हो चुकी है, इसमें हमारी गलती नहीं है। शिप आ रहा था, यूजुअली आ जाता है, लेकिन वो डूब गया। क्यों? सुनामी आ गई सर, ताऊते नाम का तूफान आ गया सर, क्या करूं बताओ, बोले आप। ये समझा? तो ऐसे केस में सामने वाले बंदे को अब आप कंपेल नहीं कर सकते कि भाई साहब आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करो? मैक्स टू मैक्स आप इतना बोल सकते हो कि यार जो पैसा आपको दिया था वो तो कम से कम वापस कर दो। ये मैक्स टू मैक्स आप ऐसा ही उनको बोल सकते हैं। ये कब होगा भाई साहब? ये ध्यान से देखिएगा। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ द सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस। कब होगा? जो सब्जेक्ट मैटर था वही डिस्ट्रॉय हो गया। शिप का मैंने आपको बताया, शिप के अंदर सामान आने वाला था, वो शिप ही डिस्ट्रॉय हो गया। कहां से परफॉर्म करो? दूसरा, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द थिंग। मतलब कोई एक चीज थी जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला था, जिसका नाम था गेहूं। मैंने आपसे कहा कि 4 महीने रुक जाइए, अप्रैल का जब महीना आएगा तो उसमें गेहूं जो है वो पक्के तैयार हो जाएगी और वो गेहूं मैं आपको बेच दूंगा 6,000 रुपए में। लेकिन जो टिड्डियों का अटैक हुआ उसकी वजह से पूरी गेहूं तबाह हो गई। काले रंग की गेहूं निकल रही है, लोगे क्या? ना लेके जाओ, लेना ले जाओ, नहीं लेंगे, राइट? और उस गेहूं का लेने का कोई सेंस भी नहीं बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लिया जाएगा? डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। मेरी गलती है क्या? मैंने किया क्या उसको काला? नहीं, ऐसी चीजों ने किया जिस पे हमारा कोई कंट्रोल था ही नहीं, बोले। फिर इसके बाद में डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पर्सन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल स्किल और क्वालिफिकेशन। ये अपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। फिर उसके बाद में सर गवर्नमेंट ने या लेजिस्लेटिव कानून वगैरह जो है वो बना के क्या कर दिया? इंटरवेंशन कर दिया। हुक्का पार्लर वाला एग्जांपल, राइट? और या फिर 2 कंट्रीज वगैरह जो हैं उनके बीच में वॉर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से 2 कंट्रीज में जो ट्रांजैक्शंस आपके हो रहे थे या जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बना था उसको बोले परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या समझ में आता है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब अगर आपकी गलती नहीं है और चीजें इम्पॉसिबल थी तो ऐसे केस में आप बोल सकते हो सर मैं क्या करूं उस चीज में। गॉट द पॉइंट? जिस टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी टाइम पे इम्पॉसिबल था, चांद और तारे को तोड़ के लेके आना, कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वॉइड था। अगर वो बाद में जाके इम्पॉसिबल बन जाता है तो पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया? आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, बोले सीधा सीधा। ये समझा? लेकिन सर एक पॉइंट यहां पे आता है क्या कि कोई एक पर्टिकुलर चीज आपके लिए इम्पॉसिबल हो गई है, वैसे पॉसिबल है, बोले बाकी लोगों को अगर बोलेंगे तो दे आर लाइक कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, राइट? लेकिन आपने जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया आपने कहा यार दुनिया कर सकती तो मैं भी कर सकता हूं, चलो बोले मैं कर लूंगा ये वाले काम को। लेकिन बाद में आपने कहा कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट वर्क, राइट? ये पहले नहीं समझ रहा था आपको, तो क्या इस चीज को आप एक्सक्यूज लेके चल सकते हो क्या? तो क्या बोला गया भाई साहब कि नहीं सर, अगर आप कभी कभी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, अगर वो आपके लिए परफॉर्म करना इंपॉसिबल हो जाता है तो ये आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एग्जांपल देखिए ध्यान से। क्या सर, एक बंदा था जिसका नाम था ए, ठीक है? अब ए नाम का जो बंदा है इसके पास में ना एक फैक्ट्री थी जिसमें कि वो क्या करता है, जिसमें कि वो टेक्सटाइल का काम करता है, कपड़े वगैरह जो है उनको मैन्युफैक्चर करने का जो काम होता है वो बोले ये बंदा करता है, ठीक है? फिर उसके बाद में बी नाम का जो बंदा है वो बोले इसके पास में आता है और बी इसको कहता है कि यार मेरे को ना तुमसे शर्ट सिलवाने, क्या सील के दोगे क्या? तुम्हारे पास में फैक्ट्री वगैरह है मैंने सुना। तो ए ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल मैं सील के दूंगा, ठीक है? बी ने ए से कहा कि मैं बेसिकली तुमसे कुल मिलाकर ये लगा लो कि 10 लाख शर्ट्स सिलवाना चाहता हूं। कितने शर्ट्स सिलवाना चाहता हूं? 10 लाख शर्ट्स जो हैं वो बोले मैं सिलवाना चाहता हूं, और इसके बदले में जो पैसा बोले मैं आपको दूंगा ना, आप ये लगा लीजिए कि तकरीबन 50 लाख रुपया जो है
वो बोले मैं आपको देने वाला हूं। अब ए नाम का जो बंदा है, इसने जिंदगी में पहली बार ये सुना था कि 50 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। इन्हें बोले अरे बिल्कुल सर, लाइए क्या सिलना है मुझे बताइए, मैं आपको सिल के देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हालांकि ए की जो फैक्ट्री है वो छोटी थी, ये ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जहां पे आपका प्रोडक्शन स्केल छोटा होगा वहां खर्चा ज्यादा लगता है, जहां प्रोडक्शन स्केल बड़ा होता है वहां खर्चा कम लगता है। गॉट द पॉइंट। जहां पे बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है वहां पे ये पॉसिबल होगा कि 50 लाख रुपए के प्राइस पे आप क्या कर दो, 10 लाख शर्ट्स वगैरह जो है उनको आप बना दो, मैन्युफैक्चर कर दो। गॉट द पॉइंट। लेकिन यहां पे क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? आंसर इज नो सर। भाई साहब ने कैलकुलेशन नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट बना लेने के बाद में ए ने घर जाके कैलकुलेट किया, ए ने कहा कितना करना है, बोले 50 बनानी है, इसके लिए कितना पैसा मिलेगा? एक शर्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 रुपए मिलेगा, सिर्फ 5 रुपए मिलेगा। कैसे पॉसिबल हो सकता है सर ये चीज? विल इट बी पॉसिबल? आंसर इज नो सर। अगर मैं एक शर्ट को मैन्युफैक्चर करने के बारे में बात करूं तो बोले कम से कम की बात अगर मैं यहां पे करूं तो 100 रुपए का खर्चा जो है वो तो आने ही वाला है। 5 रुपए की बात कर रहे हो आप, यानी कि यहां जहां आपने 50 लाख रुपए लिखे ना, वहां पे आप एक लगाना भूल गए। 1 करोड़ 50 लाख रुपए होना चाहिए था। तो पॉइंट ऐसा है, ये कैलकुलेशन ए ने पहले कर लेना चाहिए था। आप बी को ऐसा बोल देते, सर मैं वर्कआउट कर लेता हूं कि कितना कॉस्ट वगैरह लगने वाला है, अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रपोजल जो है, कोटेशन जो है वो कल दे दूंगा। आपने ऐसा बोल दिया था। क्या जरूरत है आपको फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की? है क्या जल्दी थी आपको इतना फटाफट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो उसको साइन करने की? ये समझ में आया? तो ध्यान से भाई साहब, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वैसे करना पॉसिबल है, लेकिन आपने बोला मैं बोले ज्यादा एक्साइट हो गया था, ठीक है, तो ऐसे केस में आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभा पाऊंगा, तुम तुम्हारे घर जाओ मैं मेरे घर जाता हूं। नहीं, सामने वाला बंदा आपके ऊपर क्या कर सकता है, बाकायदा केस कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, impossibility of a performance is a rule, not an excuse for the non-performance of a contract. In following cases, a contract is not discharged on the ground of the doctrine of the supervening impossibility. कब आपने कहा यार ये तो करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला काम है। अब एग्जाम्पल इसमें मैं अपने आप को लेके बताता हूँ। अगर आप मुझे कहोगे प्रवीण सर लॉ पढ़ा दो, मैं आपको कहूँगा आ जाओ बेटा पढ़ते हैं। एंड आई थिंक एंड आई होप कि आप लोगों को लॉ पढ़ने में मुझसे मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा पैसे के लालच में आ गया। आपने मुझे कहा प्रवीण सर आप लॉ इतना अच्छा पढ़ाते हो, क्या आप हमको मैथ्स भी पढ़ा देते क्या? मैंने कहा लाओ किताब। क्या होता है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का जो मैथ्स होता है वही वाला मैथ्स तो रहता है ना, मैं वो बुक में देख लूंगा, बुक में देख के आपको पढ़ा के दे दूंगा, राइट। पैसे के लालच में आके मैंने कह दिया कि मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा देता हूं, जबकि मैथ्स में भाई साहब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा अपने आप के बारे में, अपना डब्बा है गोल। मेरा और मैथ्स का बचपन से लेके अभी तक अगर मैं बात करूं ना तो 36 का आंकड़ा है। जब से मुझे ये बात के बारे में पता चला ना तो मैं मैथ्स की तरफ जाता हूं और ना मैथ्स कभी मेरी तरफ में आता है। अगर आता भी है तो मैं कट के साइड में चले जाता हूं, क्योंकि अपना कोई रिलेशन ही नहीं है भाई साहब, राइट। अब पहले मैंने आपसे पैसा ले लिया और मैंने आपको कहा कि मैं आपको 3 महीने के अंदर ये काम जो है वो करके दे दूंगा, लेकिन 3 महीने में मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा पाया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस विल बी काइंड ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? और मैं यहां पे ये नहीं कह सकता मेरे को थोड़ी पता था कि मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा सकता हूं। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज बाय द मेयर फैक्ट दैट इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म ड्यू टू सम नॉन कंटेम्पलेटेड इवेंट्स और द डिले। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। दूसरा कमर्शियल हार्डशिप, ये वाले को भी यहां पे लेके आप चल सकते हो। मार्केट में जैसे कि मैंने आपसे कहा जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं उनके लिए पॉसिबल होगा कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्शन करके दे देना, लेकिन जो छोटे वाले फर्म्स आपके रहेंगे तो उनको कॉस्ट ज़्यादा लगता है सर, तो उनके लिए शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले उनको लगा कि काम आ रहा है फटाफट ले लेते हैं, एक काम करेंगे बिना प्रॉफिट के काम कर देंगे, कम से कम काम तो करेंगे। लेकिन बाद में आपको ये पता चला कि अरे भाई साहब यहां तो कॉस्ट जो है ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। गॉट द पॉइंट? तो ये क्या हो गया, कमर्शियल हार्डशिप हो गया भाई साहब, ठीक है। ड्यू टू फेलियर ऑफ अ थर्ड पर्सन ऑन हुज वर्क द प्रोमिसर रिलाइड, ये भी एक चीज होती है। आपने क्या कहा, मेरे पास में दर्जी वगैरह हैं, ठीक है मैं सिलवा के दे दूंगा, बोले आपको पैसा वैसा जो वो भी लेने की आपने बात कर ली,
ठीक है, आपकी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग करने की बात आप वहाँ पे कर रहे हो, आपने कहा मेरे पास में वर्कर्स भी हैं जो कि सिलाई करने का काम वहाँ पे करते हैं, लेकिन आपके पास में जो वर्कर थे वो आपको छोड़ के चले गए, ये सामने वाले की गलती है क्या? आंसर इज नो सर, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम देखो क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, आपकी फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया, या फिर सिविल डिस्टर्बेंस वगैरह जो है वो सब हुआ, सर इसको भी आप एक्सक्यूज लेके नहीं चल सकते। राइट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिविल डिस्टर्बेंस के बारे में बात करो। सर सिविल में डिस्टर्बेंस है मतलब लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस है, इसका आपसे क्या लेना देना है? आप अपनी फैक्ट्री में काम करवा सकते थे, वहां से आप काम कर लेते। या फिर अगर आपके फैक्ट्री के अंदर वर्कर जो है वो स्ट्राइक पे चले गए हैं, ये आपका लुकआउट है सर, उनको टाइम पे पैसा पे कर दो, उनको बोनस पे कर दो, वो इस पर नहीं जाएंगे स्ट्राइक पे, ये समझा। और या फिर अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो फेल हो जाता है तो उसके वजह से भी आप इसको क्या नहीं कर सकते, डिस्चार्ज मान के नहीं चल सकते। ये नहीं कह सकते कि सॉरी सर गलत परफॉर्म कर लिया, गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक काम करते हैं छोड़ते हैं, चलो किसी और से करवा लीजिए, ये लीजिए आपका जो पैसा एडवांस के तौर पे था ये मैं आपको वापस देता हूं, आप अपने घर जाओ मैं मेरे घर जाऊँ। बंदा क्या बोलेगा सामने वाला कि भाई साहब तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे इसके बदले में जो नुकसान हुआ है मेरा 3-4 महीने का उसका कंपनसेशन भी चाहिए। गॉट द पॉइंट। चलिए इफेक्ट क्या होगा? When the performance of a contract becomes impossible or unlawful subsequent to the formation, ये void हो जाएगा, ये अपन पहली बात कर चुके हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे अखिलेश नाम का एक बंदा है जो कि शेखर नाम के एक बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है टू डिलीवर शेखर 5000 बैग्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन हिज फैक्ट्री, ठीक है। The bags could not be manufactured because of the strike by the workers and Akhilesh failed to supply the said bags to Shekhar. Decide whether Akhilesh can be exempted from the liability under the provisions of Indian Contract Act 1872. तुम्हारे यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने वैसा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये बात जो है वो ध्यान में रखिएगा। गॉट इट? चलिए तो ये टॉपिक अपन यहीं पे फिलहाल करते हैं एंड मिलते हैं अगले वाले टॉपिक में, अगले वाली क्लास में, जहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज आने वाली है जिसका नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। पैसा जो दिया जाएगा उसको कैसे आप एप्रोप्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में बात जो है वो अपने को करनी होगी। करते हैं बात अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।